रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। प्रत्यावर्तन स्थान गुणांक क्या होता है? जब दो टक्करें हुई, जरूरी नहीं सब टक्करें पूर्ण प्रत्यास्थ हो, टक्करें पूर्ण अप्रत्यास्थ हो। प्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ टक्करें जिनमें रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? संरक्षित होता है, नियत होता है। उन टक्करों को हमने क्या कहा था? प्रत्यास्थ टक्करें। ब्रह्मांड में कोई भी टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। अप्रत्यास्थ टक्करें जिनमें रेखीय संवेग तो नियत रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, उन्हें हमने क्या कहा था? अप्रत्यास्थ टक्करें। ऐसे ही बात करें अप्रत्यास्थ टक्करें, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्करें नहीं है। लेकिन जब हम जाने टक्करें जो हैं जब पूर्ण प्रत्यास्थ और पूर्ण अप्रत्यास्थ नहीं है तो इनके बीच में स्थितियां रखती हैं, तो वह अंक जो प्रत्यास्था के को मापन करता है, प्रत्यास्था की सीमा को क्या करता है? व्यक्त करता है, उस अंक को प्रत्यावर्तन स्थान गुणांक कहते हैं। संघट्ट में वह अंक जो टकराने की प्रत्यास्था की सीमा को, किसकी? प्रत्यास्था की कोटि को क्या करे? व्यक्त करे। वह अंक जो संघट्ट की प्रत्यास्था की कोटि को व्यक्त करे प्रत्यावर्तन स्थान गुणांक कहलाता है। वह अंक जो संघट्ट की प्रत्यास्थता की कोटि ऑर्डर को क्या करे? व्यक्त करता है। उसे प्रत्यावर्तन स्थान गुणांक कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 1 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। क्या कहा? प्रत्यावर्तन स्थान गुणांक की बात कर रहे थे तो हमने केवल इतनी सी बात बताई कि जब टक्कर होती है और टक्कर हम जब कराएं तो टक्कर को व्यक्त करने वाला वह अंक जो उस टक्कर की प्रत्यास्थता की कोटि को क्या करता है? व्यक्त करता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन स्थान गुणांक ई कहते हैं। और ई की परिभाषा अगर हम कहें तो टक्कर से पूर्व सापेक्ष वेग, टक्कर से पूर्व मीन्स टक्कर, कुछ गलत लिख रहे हैं, फिर से सुने जरा। टक्कर के बाद दूर जाते समय सापेक्ष वेग, टक्कर से पूर्व पास आते समय सापेक्ष वेग के अनुपात को प्रत्यावर्तन स्थान गुणांक कहते हैं। फिर से रिपीट कर दें हम, दो वस्तुएं टकरा रही हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, इसका वेग u1 है, दूसरी वस्तु है, इसका वेग u2 है। यहां पर u1 बड़ा है और u2 तो इसके पास में आ रही। टक्कर के बाद जैसी टक्कर हुई जो m1 द्रव्यमान की वस्तु है, दूसरी वस्तु m2 द्रव्यमान, ये वस्तु m1 द्रव्यमान यह जाने लगी टक्कर के बाद कितने वेग से? v1 वेग से। m2 द्रव्यमान की वस्तु जाने लगी v2 वेग से। यहां पर कौन सा वेग बड़ा है? v2 बड़ा है और v1 छोटा है। ये टक्कर के पूर्व की है, ये टक्कर के बाद। टक्कर के पूर्व जो है वेग ज्यादा है, ये वेग कम है तो पास में आ रहा है। तो टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग क्या होगा? v2 माइनस v1। टक्कर के पहले का u1 माइनस u2, इसी को अपन क्या कहेंगे? ई कहेंगे। प्रत्यावर्तन स्थान गुणांक क्या होगा? टक्कर के बाद वस्तुओं के सापेक्ष वेग और टक्कर से पूर्व वस्तुओं के सापेक्ष वेग के अनुपात को प्रत्यावर्तन स्थान गुणांक, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं।
ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी यह वो अंक है जो बताता है कि टक्कर की प्रत्यास्थता की कोटि क्या है। टक्कर की प्रत्यास्थता की कोटि यदि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है तो ई का मान 1 होगा। पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है तो ई का मान क्या होगा? 1 होगा। और अगर हम बात करें किसकी? पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है तो ई का मान कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। और केवल टक्कर है, संघट्ट है, किसी भी संघट्ट के लिए, किसी भी संघट्ट के लिए ई का मान 0 से ज्यादा और 1 से क्या होता है? कम होता है। 0 से बराबर इतने के बीच होता है। अगर 0 है तो पूर्ण अप्रत्यास्थ है, 1 है तो पूर्ण प्रत्यास्थ है, और इनके बीच में मान है तो वह संघट्ट कहलाएगा। वह ना तो पूर्णता प्रत्यास्थ कहलाएगा ना पूर्णता अप्रत्यास्थ। उसके मान को देखकर हम बता सकते हैं वह प्रत्यास्थता की किस सीमा तक है, प्रत्यास्थता की कोटि क्या है। तो प्रत्यावन स्थान गुणांक क्या कहलाया? सिंपल सी बात बताई, वह अंक जो संघट्ट की प्रत्यास्थता की कोटि को क्या करता है? व्यक्त करता है, प्रत्यास्थापन गुणांक कहलाता है, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट कहलाता है। और इसकी परिभाषा एक तरीके से और कह सकते हैं, टक्कर के बाद दूर जाते समय वस्तुओं के सापेक्ष वेग तथा टक्कर से पूर्व पास आते समय वस्तुओं के सापेक्ष वेग का अनुपात प्रत्यावन स्थान गुणांक कहलाता है। ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है। अगर 1 है तो वह पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर और 0 है तो पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है। आइए अब हम चलते हैं एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर की ओर। एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर पर क्या वेग होंगे वस्तुओं के, इस चीज को समझते हैं। चलें आगे की ओर। क्वेश्चन है अब, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है? टक्कर के बाद वस्तुओं के वेग क्या होंगे? प्रत्यावन स्थान गुणांक 1 होगा, इसको हमें सिद्ध करना है। तो शुरुआत करें। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, वन डायमेंशनल इलास्टिक पोलाइजेशन। वन डायमेंशनल इलास्टिक पोलाइजेशन मीन्स दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान हमने m1 कहा, एक गेंद ये है, कितने द्रव्यमान का? m1 द्रव्यमान का। इसका प्रारंभ में वेग कितना है? u1। दूसरी वस्तु, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका वेग कितना है? u2 है। इसका वेग u1 था, इसका वेग u2 है। यह तेज चल रही, यह धीमी। टक्कर हुई, टक्कर के बाद यह वस्तु जो m1 द्रव्यमान की थी, यह कितने वेग से जाने लगी? v1 वेग से। और दूसरी जो वस्तु थी m2 द्रव्यमान की, वह कितने वेग से जाने लगी? v2 वेग से। यहां पर u1 बड़ा है, u2 छोटा है, तभी ये जाके इससे टकराई। यहां पर इससे ये अलग हो गई, इसका मतलब v1 छोटा है और v2 बड़ा है। ध्यान रखेंगे इस बात को। हमारे पास दो वस्तुएं हैं m1 m2 द्रव्यमान की। प्रारंभ में इनके वेग u1 व u2 है, टक्कर के पश्चात इनके वेग v1 व v2 हो जाते हैं। चूंकि यह संघट्ट कौन सा है? प्रत्यास्थ। यह प्रत्यास्थ संघट्ट है। जब प्रत्यास्थ संघट्ट है, अतः इसमें रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड होती है।
जब संरक्षित होती है, जब संरक्षित है तो क्या होगा, टक्कर के पूर्व का, थोड़ा यहां को लिखें, अब हम जगह हमारे पास कम है, टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर के पहले का संवेग निकालो, m1 u1 प्लस m2 u2, कन्फर्म। वहां चलो, m1 b1 प्लस m2 b2। द्रव्यमान गुणा वेग के गुणनफल को संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग के गुणनफल को संवेग, यानी इस निकाय का कुल, निकाय का होता है, ध्यान रखना, इस तरफ इस पूरे निकाय का ये निकला। देखें जरा, इसको इस तरफ ले आए, m1 u1 माइनस b1 हो जाएगा, इसे उस तरफ ले जाएं, m2 कॉमन आ गया, b2 माइनस u2 हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। तथा क्या और होगा, टक्कर के पूर्व की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा, कन्फर्म। टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। टक्कर के बाद 1/2 m1 b1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 स्क्वायर। संरक्षित बल कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में हानि नहीं होगी, अर्थात पूरी टक्कर के बीच ऊर्जा, गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। तो इस तरफ की कुल गतिज ऊर्जा उस तरफ की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर, 1/2 कॉमन लेके कट गया, मान इस तरफ आ गया, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 b1 स्क्वायर, ठीक है। इसे हम उस तरफ ले जाएं, 1/2 तो कॉमन लेके कट गया, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन आया, m1 u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, इसमें m2 कॉमन आया, b2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। समीकरण नंबर, इक्वेशन सेकेंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट कर दो, m1 u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस b1, कन्फर्म, दिक्कत नहीं। यहाँ ये m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2, m2 कैंसिल। चलो, इसमें क्या, बलगांतर का फार्मूला, u1 माइनस b1 u1 प्लस b1, कन्फर्म, a प्लस b a माइनस b अपॉन u1 माइनस b1। यहाँ आओ, v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2, कन्फर्म। दिस इज कैंसिल बाय दिस, दिस इज कैंसिल बाय दिस। क्या बचा, u1 प्लस b1 बराबर b2 प्लस u2, कन्फर्म। इससे अब देखें, यहां इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण में से 3 डाल दे रहे हैं, जगह कम है इसलिए वहां हम जगह बना के इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 b2 माइनस b1, इसे इसके नीचे ले जाएं, 1 बराबर v2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस u2। याद आया कुछ, इसी भाग में पढ़ा, इसे क्या कहते हैं, ई, प्रत्यावन स्थान गुणांक। टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग टक्कर के पहले के सापेक्ष वेग के अनुपात को ही प्रत्यावन स्थान गुणांक कहते हैं। ये टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग आ गया, क्यों, ये ज्यादा है ये कम है, एक ही दिशा के तो घटेंगे, ये भी एक ही दिशा के थे तो घटेंगे, बड़े में से छोटा। टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग टक्कर के पहले के सापेक्ष वेग का अनुपात ई कहलाता है, यानी ई बराबर 1 किस टक्कर के लिए, प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावन स्थान गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपसे यह कह दिया जाए सिद्ध करो
प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावन स्थान गुणांक का मान 1 होता है। तो इतना ही हमें सिद्ध करना है। प्रत्यास्थ टक्कर है, टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा, तो बराबर कर दिया, समीकरण 1 बना। टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर हो गई। सॉल्व किया, ये दूसरा समीकरण बना, 2/1 कर दो, सॉल्व कर दो, हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ और इससे हमें पता चल गया ई का मान कितना हो गया। एक प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान कितना होता है, 1 होता है। थोड़ी सी चीजों को हम यहाँ हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि आगे हमें सवाल आगे बढ़ाना है इस टॉपिक को। अगर हम इससे V1 का मान निकाल लें, V1 बराबर V2 का मान निकाल लें। पहले V2 का मान कितना निकालना है, V2 बराबर U1 प्लस V1 माइनस U2, या हम किसका मान निकाल लें, V1 का मान निकाल लें। V1 बराबर कितना आएगा, V2 प्लस U2 माइनस U1। अगर यह मान हम समीकरण 1 में रख दें, क्या मिलता है हम देखें। समीकरण 1 वो मान फिर रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर 2 भागों में बांट लेते हैं इस भाग को हम, ठीक है। रखें यहां M1 मान रखो, किसका, V2 का रखना, U1 माइनस V1, ठीक है, बराबर M2 V2 की जगह इतना समान U1 प्लस V1 माइनस U2 माइनस का U2। कन्फर्म, क्या हो गया जी, M1 U1 माइनस M1 V1, ये क्या हो गया, M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 U2। कन्फर्म, हम इससे V1 का मान निकाल सकते हैं। इस मान को, बाकी सबको इस तरफ ले आओ, M1 U1 इसे भी इस तरफ ले आओ, इसे इस तरफ ले आए, माइनस M2 U1, ठीक है, माइनस उससे प्लस हो जाएगा 2M2 U2, और इसे उस तरफ ले जाएं तो M1 V1 प्लस M2 V1। कन्फर्म, क्या कॉमन ले लो उसमें, V1 कॉमन ले लो। जब V1 कॉमन ले लेंगे, M1 U1 माइनस M2, इसमें भी कॉमन ले लें हम, M1 माइनस M2, क्या कॉमन ले लिया, U1 प्लस 2M2 इंटू U2, M1 प्लस M2 इंटू B1। तो हमें B1 बराबर मिल गया, ये चीज इसके नीचे आएगी, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1, 2M2 इसके नीचे आई थी जी, M1 प्लस M2 इंटू, देखा हमने B1 का मान लगा। टक्कर के पश्चात पहली गेंद इतना वेग प्राप्त कर लेगी, हम चाहें तो इसे समीकरण नंबर क्या डाल देते हैं, हम 4 डाल। अब अगर हम इसी समीकरण से V1 का मान इसमें रख देते हैं, इसमें समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है फर्स्ट, क्या है देखें जरा, M1 U1 माइनस V1 का मान माइनस जे रखोगे तो माइनस V2, माइनस का गुणा माइनस का U2, और माइनस माइनस प्लस U1, ठीक है। अब आगे आओ, बराबर M2 V2 माइनस, कन्फर्म, चलिए गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा करो, M1 जे और ये जुड़ गए तो 2M1 इंटू U1 माइनस M1 V2 माइनस M1 U2, M2 V2 माइनस M2 U2। कन्फर्म, कोई समस्या इतने में नहीं ना। चले आगे की ओर, देखो B2 वालों को एक तरफ, इसे उठा के उस तरफ ले जाए, इसे उठा के इस तरफ ले आए, 2M1 U1 माइनस M1 V2, इसे इस तरफ ले आओ, जे उस तरफ ले जाएं, जी वाला लिखो, M1 U2, और इसे उठा के इस तरफ प्लस M2 U2 बराबर
m1 प्लस m2 इंटू b2। तो b2 बराबर क्या हो गया जी चीज के नीचे 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में, m1 माइनस m2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा इंटू, ये वेग निकल आया, टक्कर के बाद का वेग निकल आया समीकरण नंबर 5। अगर हमसे कहता है प्रत्यास्थ टक्कर है, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर है, आपसे कहा जाए तो सॉल्व कीजिए, तो हम केवल सॉल्व करते समय इन्हीं दो लाइनों को प्रयोग करेंगे, फटाफट हल कर लेंगे, जो मान दिए जाएंगे सॉल्व, इतना हम याद नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो कह दे कि वेग निकालो टक्कर के पश्चात पहली वस्तु, तो पहले ये लिखा, ये दोनों को अपॉन किया, एक समीकरण बना, एक से b2 का मान निकाला, पहले समीकरण रखा तो b1 का निकल आएगा, और b1 का मान रख दो तो b2 का निकल आएगा समीकरण यार। अब इसमें कुछ स्थितियां बन सकती हैं, यदि हम कहें इसमें जो टकराने वाली पहली वस्तु थी विराम अवस्था में थी, क्या कहा दे दिए, क्या कहा हमने, एक कण गया, दूसरा कण विराम में था, बात समझे हमारी, हमने क्या कहा, सिंपल सी बात कही, एक विशेष स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। m1 यानी u1 ठीक है, लेकिन u2 बराबर क्या है 0, दूसरा कण विराम में है, तो बताओ b1 कितना होगा, b1 का मान, u2 का मान वो 0 हो जाएगा, बचेगा जी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये 0 हो जाएगा। b2 कितना निकलेगा, b2 बराबर 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, अगर दोनों वस्तुएं समान द्रव्यमान की हैं, दोनों वस्तुएं कैसे द्रव्यमान की है, समान, मींस m1 बराबर किसके हो, m2 बराबर m, तो यह देखें b1 बराबर क्या हो गया, m में से m घटाओगे 0 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू u1 कर दे रहे हैं 2m अपॉन 2m इंटू u2, यानी b1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, जो पहले का वेग है वो दूसरे के, पहले का जो दूसरे का वेग है वो पहले के वेग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी बदल जाएंगे, ये वेग इसे ले लेगा, वो वेग इसे ले लेगा। ऐसे ही उसका निकाल सकते हो b2 क्या निकलेगा 2m अपॉन 2m इंटू u1 प्लस माइनस 0, वो 0 हो जाएगा वो वाला पद, तो ये क्या हो जाएगा b2 बराबर, तो ऐसी स्थितियां अपन को जरूरत पड़ेगी, मिलती जाएंगी, हम करते जाएंगे सवालों में कि किसका वेग क्या आएगा, बस आपको ध्यान रखना है। प्रत्यास्थ टक्कर है तो इनके रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही क्या होती हैं, नियत होती हैं। दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों को अपॉन कर देंगे, एक का मान रख दो, एक समीकरण मिलेगा, उसमें से एक मान निकाल के समीकरण एक में रख दो, दूसरा मान निकाल के दूसरे समीकरण, दोनों वेग पता चल जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक था, इसे आप तैयार करें। अगले टॉपिक में हम जानेंगे द्विविमीय गति, द्विविमीय अप्रत्यास्थ व प्रत्यास्थ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।